हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल, उसका 8th चैप्टर है। और आज हम रीड करेंगे, इसका टाइटल है सिल्क रोड। द सिल्क रोड जो है, इसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं इसमें, और ये जो 3rd वीडियो है। एक्चुअली इसमें हमने जाना था कि जो नरेटर जो है वो जो जो है माउंट कैलाश की जो यह यात्रा करना चाहता है। तो एक तरीके से ये कहानी जो है ट्रैवलॉग है, यानी कि ट्रैवलॉग का मतलब होता है किसी यात्रा का वृतांत, यात्रा का वर्णन। तो ये ट्रैवलॉग है कहानी। इसमें जो नरेटर है वो अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करता है, और उसका ड्राइवर होता है वो एक गाड़ी हायर करता है, और जो गाड़ी हायर करता है उसका ड्राइवर का नाम होता है टेस्टन, और उसके साथ में एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम था डैनियल। और ये वहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जो ये दारचेन नामक जो प्लेस होता है वहाँ से जब ये यात्रा स्टार्ट करते हैं तो इसे होरा बोलते हैं तिब्बती भाषा में। कोरा बोलते हैं। तो कोरा का मतलब होता है कि जो रिलीजियस जर्नी है माउंट कैलाश की, उसे कोरा कहा जाता है। और वहाँ पर जाकर के परिक्रमा करते हैं। जो तिब्बती लोग हैं वो वहाँ माउंट कैलाश के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और भी जो भी कोई जो जाते हैं वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह, और जो पिलग्रिम्स जाते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द माउंट कैलाश और द टेम्पल विच इज़ बिल्ट ओवर देयर, एंड दैट इज़ नोन एज कोरा इन टिबेटन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इसका टेस्टन जो ड्राइवर है होता गाड़ी का, नरेटर के साथ जो ड्राइवर था वो काफ़ी एक्सपर्ट था, एंड डेफिनेटली ही वाज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, एंड ही सजेस्टेड द शॉर्टकट टू माउंट कैलाश, एंड दे टुक द साउथ वेस्ट शॉर्टकट, एंड he told the narrator that if there was no snow, definitely they would reach Mount Kailash very easily। और वहाँ पर होता क्या है कि उन्होंने सोचा था कि बर्फ़ नहीं होगी वहाँ पर, लेकिन स्नो होती है। कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा लोअर होता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का जो फ्यूल होता है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और जो गाड़ी का ड्राइवर है टेस्टन, वो गाड़ी का फ्यूल टैंक का जो ढक्कन होता है उसको खोलता है, उसमें से ज़ोरदार आवाज़ आती है, और इससे आवाज़ को सुन कर के जो नरेटर है वो कहता है कि रिमार्क करता है, कमेंट करता है कि तो बहुत डेंजरस है। तो उसने कहा कि हाँ, इट मे बी वेरी डेंजरस, लेकिन प्लीज़ डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान ना करें। इस तरीके से वो कहता है, और वो माउंट कैलाश की तरफ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और बर्फ़ के जो रास्ता है उस पर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसी दौरान जो नरेटर है उसके सिर में दर्द होने लगता है, ठीक है, ठंड की वजह से। उसके जो नॉस्ट्रिल्स जो थे वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी तरीके से वो अपने नाक को साफ़ करता है, और उसके बाद दोबारा से जर्नी को बर्फ़ के ऊपर वो कुछ डस्ट वगैरह डालते हैं, मिट्टी वगैरह डाल करके, और उसके ऊपर से गाड़ी को किसी न किसी तरीके से स्लाइड होने से, फिसलने से बचाते हैं, और धीरे धीरे वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं दोनों, जो नरेटर और उसके साथ में जो उसका ट्रांसलेटर था डैनियल, वो नीचे उतर जाते हैं। और इसके बाद में जो टेस्टन है ड्राइवर, वो अकेला गाड़ी को धीरे धीरे आगे लेके जाता है, और वो जो है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं। दैट वाज 5515 मीटर्स अबव द सी लेवल। और वहाँ पर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक जर्नी होती है उस समय, ठीक है। तो क्या होता है अभी आगे देखिए। तो नरेटर बोलता है कि माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। जो पास का मतलब होता है जो खाई, जो दर्रा है, जो खाई की जो दूसरी तरफ थी, जो ढलान की जो दूसरी तरफ थी, वहाँ जब हम नीचे गए स्पीड के साथ गाड़ी में, तो मेरा जो सिर दर्द था वो धीरे धीरे क्लियर हो गया, यानी ख़त्म हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। और लंच के लिए जब रुकते हैं तो तब तक 2 o'clock हो जाता टाइम। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ गरम नूडल्स उन्होंने खाए वहाँ पर, लंच में नूडल्स लिया उन्होंने,
और वहाँ पर एक काम चलाओ, एक ड्राई जो लेक थी, सॉल्ट लेक, वहाँ पर जो सूखी नमक की झील थी, ड्राई जो थी, फ़िलहाल ड्राई थी, वहाँ पर एक तंबू गड़ा हुआ था, इरेक्ट मानी वहाँ पर इस तरीके से तंबू लगाया हुआ था। तो वहाँ पर जो उन्होंने ये नूडल्स खाए। द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. द प्लेटू इज़ पोक मार्क्ड, जो वहाँ पर जो प्लेटू है, जो पठार है, जो वो प्लेटू जो है वो पोक मार्क्ड का मतलब वो डिसफिगर हो गया है, उसको जो है वो काफ़ी विजार्ड लगता है, वेयर्ड लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर सोल्ट फ्लैट्स यानी कि वहाँ पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और ब्रैकिश लेक्स हैं वहाँ पर। ब्रैकिश का मतलब होता है सॉल्टी वाटर लेक्स हैं वहाँ पर, इसकी वजह से थोड़ा सा वो भद्दा दिखता है वो जो प्लेट्यू है जो, ठीक है। सो vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward, और कहता है कि वहाँ पर vestiges of the Tethys, तो यहाँ पर जो vestiges हैं, vestiges मतलब होता है ट्रेसिस ऑफ द टेथिस ओशन, और टेथिस जो ओशन है उसके जो निशान है, जो ट्रेसिस हैं, विच बॉर्डर टिबेट, और वो ओशन जो कि टिबेट को घेरे हुए था, सराउंड किए हुए था, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, कहता है कि कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जो कोलिजन जो टकराव हुआ था उससे पहले, जिसने इसे ऊपर की तरफ उठा दिया, वहाँ उसके कुछ निशान मिल सकते हैं, ट्रेसिस मिल सकते हैं उस स्थान के ऊपर, उस पठार के ऊपर। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, मैन विद pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. So at that place the narrator found that the men were trudging means they were walking with their heavy steps because they seemed to be very tired, exhausted, and they were carrying their pickaxes का मतलब कुदाली जो जिससे मिट्टी खोदते हैं, वो pickaxes लिए हुए थे उन्होंने, उठाए हुए थे उन लोगों ने, एंड शॉवल्स आप जानते हैं जिससे मिट्टी को हटाते हैं, तो वो वहाँ पर लेकर के और धीरे धीरे थे पैरों से चल रहे थे आगे पीछे, इन द लॉन्ग शिप स्किन कोट्स, और उन्होंने शिप स्किन कोट पहने हुए था जो कि लॉन्ग शिप स्किन कोट था, और एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स, और नमक से बचाने के लिए उनके पास जो थे बूट्स थे जिन पे नमक लगा हुआ था, नमक की परत चढ़ी हुई थी। ऑल वॉर, और सभी ने सन ग्लासेस पहने हुए थे क्योंकि वहाँ पर जो थे वहाँ पर जो आइस थी, जो स्नो थी, उसके ऊपर सनलाइट जो काफ़ी चमकती थी, उसके ग्लेयर से बचने के लिए वो सन ग्लासेस पहने हुए थे, और वहाँ पर नमक का ढेर लगा हुआ था, और स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक, और वहाँ पर जो काफ़ी दूर तक बर्फ़ बिछी हुई थी और जो झील बनी हुई थी, उसमें जो बर्फ़ की झील बनी हुई थी, जो सूर्य की धूप पड़ती वहाँ पर, तो उससे काफ़ी एंटी ग्लेयर लाइट्स वहाँ पर निकलती थी। By late afternoon we had reached the small town of Or, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Tibetan and I bade him farewell outside a tire repair shop. We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Teston was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire
he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. और लेट आफ्टरनून तक जो नरेटर है, और नरेटर अपने ड्राइवर टेस्टन और अपने ट्रांसलेटर डेनियल के साथ में जो होर, जो एक बहुत छोटा सा टाउन होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो कि मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे था और जो कि लहसा से कश्मीर का ओल्ड ट्रेड रूट हुआ करता था, उस रास्ते पर आ जाते हैं। जो डेनियल है, जिसको लहसा जाना था, लहसा इज़ ऑल्सो नेम ऑफ अ प्लेस, वहीं से जाना था, उसे एक ट्रक मिल जाता है, ट्रक के अंदर उसे लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए टेस्टन ने और नरेटर ने उसे अलविदा कहा। और ये बाहर जो है एक टायर रिपेयर शॉप थी, वहाँ बैठे हुए थे, टायर को रिपेयर करवा रहे थे नरेटर और वो टेस्टन, क्योंकि लगातार इनके जो टायर के अंदर टू पंक्चर थे और ये सॉल्ट लेक से जब नीचे आ रहे थे तो पंक्चर हो गए थे, इनके टायर पंक्चर हो चुका था। और टेस्टन जो था वो जल्दी से उनको फिक्स करवाना चाहता था, रिपेयर करवाना चाहता था उन पंक्चर्स को, क्योंकि उनके पास में कोई स्पेयर टायर नहीं था उनके पास में। इसके अलावा जो टायर उन्होंने चेंज किया था, दैट वाज वेरी स्मूथ एज द बॉल्ड हेड ऑफ द नरेटर। नरेटर के गंजे बिल्कुल बाल रहित जो सिर था, उतना ही चिकना हो गया था वो टायर। कहने का मतलब यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है कि इस तरीके से काफ़ी चिकना हो गया था वो टायर, घिस चुका था। और was a green miserable place, there was no vegetation whatsoever, just dust and rocks literally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water। और एक बहुत ही अगली और मिजरेबल प्लेस था, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी, कोई वनस्पति नहीं थी, जो कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर ही नहीं था, सिर्फ वहाँ पर रॉक्स थी और डस्ट का ढेर लगा हुआ था। और लिटरली अगर कहें शाब्दिक रूप में तो कई वर्षों का वहाँ पर जमा हुआ कूड़ा था। एक्यूमुलेटेड का मतलब जो डिपॉजिट हुआ जो कूड़ा था वो वहाँ पर था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन, और उससे कहता है कि उस अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और वो जो टाउन था वो मानसरोवर झील के ऊपर बसा हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी भद्दा लग रहा था वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द accumulated refuse, dust and garbage। और वो तिब्बत का सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल था, ठीक है, रेस्पेक्टेबल प्लेस था, वाटर स्ट्रेच ऑफ वाटर, काफ़ी बढ़िया पानी था उसमें, मानसरोवर का पानी पवित्र माना जाता है। एंसेंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, the Indus, the Gangas, the Satluj and the Brahmaputra। एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मानसरोवर जो है वो जो 4 इंडियन रिवर्स हैं, महान बड़ी नदियां हैं, जैसे इंडस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, इन चारों नदियों के लिए जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो मानसरोवर है। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, वास्तव में तो जो सतलुज है वही लेक, वहाँ से लेक से वो मानसरोवर झील से वही नदी बहती है, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। लेकिन इन सभी जो हेड वाटर्स हैं ऑफ द अदर्स, दूसरों का भी जो पानी है, जो बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए जो पानी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो सब भी कहता है कि माउंट कैलाश के जो साइड है वहीं से ही निकलता है। कहने का द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज मानसरोवर झील
और वो कहाँ पर है, माउंट कैलाश के पास में, तो वहीं से ये निकलती हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead। और जो नरेटर था वो बिल्कुल उस महान जो ग्रेट माउंटेन था उसके बिल्कुल पास में थे, and he was very eager to go ahead। He wanted to have a glimpse of the Mount Kailash, but I had to wait। लेकिन उसे वेट करना पड़ा। Teston told me to go and drink some tea in horse only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought। बट द नरेटर जो था उसको वहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि टेस्टन ने कहा कि कुछ जाकर के चाय पानी पी लो। और होर का वहाँ पर एकमात्र जो कैफ़े था जो कि जो उस टाउन की दूसरी बिल्डिंग जैसा ही था, उसकी हालत भी बहुत खस्ता थी, जो कि बैडली पेंट किया हुआ था कंक्रीट के ऊपर, है ना। और वहाँ पर कुछ 3 जो विंडोज़ थी वो टूटी हुई थी, और वहाँ से उन विंडो के अंदर से जो बाहर का झील का जो नज़ारा था उसकी वजह से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दैट मीन टू से एट समवट इट लुक्ड गुड। ओके, I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea। तो कहता कि चाइनीज़ यूथ था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, उसने कुछ वहाँ पर जो स्प्रेड द ग्रीज अराउंड ऑन माई टेबल, जिसने कुछ टेबल के ऊपर ग्रीजी जो स्टफ था उसके ऊपर स्प्रेड किया उसे, और एक बहुत फिल्दी मन था, गंदा डर्टी एक रैग था, फटा पुराना कपड़ा था, उससे उसको टेबल को साफ़ किया। और उसके बाद में क्या किया, उसे एक गिलास देता और एक थर्मस चाय का देता। हाफ एन आवर लेटर टेस्टन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash। और आधे घंटे बाद में टेस्टन ने जो है इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कहने का मतलब क्या था, जब अब तक तो अकेला था नरेटर, अकेला बैठा हुआ था कैफ़े के अंदर, उसके बाद दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं, दोबारा से जर्नी स्टार्ट करते हैं माउंट कैलाश की तरफ, और दोबारा से वही रॉक्स, कूड़ा कचरा, वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ जो माउंट कैलाश की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दैट वाज इन वेस्ट डायरेक्शन। सो अगेन द नरेटर फाउंड दैट अगली लुक जस्ट बिकॉज ऑफ द रबिश, गार्बेज, रॉक्स। My experience in Hor came as a stark contrast to the accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar। Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Seven Hidden, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts। जो नरेटर का जो एक्सपीरियंस था होर के अंदर, वो तो एक कंट्रास्ट के रूप में आता है, यानी कहने का मतलब उसने जो पहले गए हुए जो ट्रैवलर्स थे, अर्लियर जो ट्रैवलर्स थे, जब उनके बारे में पढ़ा और जब उनका एक्सपीरियंस था उनके बारे में पढ़ा, तो उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में उसका एक्सपीरियंस होता है। और जो पहले जो ट्रैवलर्स थे जो मानसरोवर में गए और मानसरोवर झील को देखा, तो उसमें एक जापानीज़ मॉन्क का वो एग्जांपल देते हैं नरेटर, उसका नाम था इकाई कवागुची, जो कि वहाँ पर 1900 या 19वीं शताब्दी में वहाँ गए थे। और जो उस लेक की जो सैंक्टिटी जो थी, जो होलीनेस थी, जो पवित्रता थी, जो हैलोड थी, उस पवित्रता से इतने ज़्यादा वो द्रवित हो जाते हैं कि दैट ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कि वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों बाद में, द हैलेड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑफ सेवन हेडिन, ए स्वीट
Aswad who wasn't prone to sentimental outburst। और कुछ वर्षों बाद में इस पवित्र वोटर का, हेलोड वोटर का सिमिलर इफ़ेक्ट हुआ सेवन हेडिन के ऊपर, जो कि एक स्वीडन का रहने वाला था, और ये भी सेंटिमेंटल नहीं होता था, ठीक है, प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, इस तरीके से सेंटिमेंटल या इमोशनल फुल नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव इतना हुआ कि वो भी रोने लगा। कहने का मतलब क्या है कि द सैंक्टिटी ऑफ वाटर मेक्स एनी वन फील इमोशनल। तो इस तरीके की वहाँ पर है, दैट वाटर हैज़ इमोशनल इफेक्ट। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night, kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Four had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea। और शाम तक, उस समय तक शाम हो चुकी थी, और फाइनली जो है ये दोबारा से वे फाइनली लेफ़्ट अगेन, दोबारा चल पड़े, और 10:30 PM के बाद में ये जो है एक दारचेन से बाहर एक गेस्ट हाउस, दारचेन में गेस्ट हाउस था, वहाँ पर दारचेन में गेस्ट हाउस के बाहर जाकर के रुकते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। और ये जो सेकंड जो नाइट थी वहाँ पर, ये भी उनके लिए काफ़ी, नैरेटर के लिए ट्रबल्ड नाइट थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ हॉर। कहता है कि हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। तो वहाँ पर कहता है कि हॉर का जो बाहर खुली जो कूड़ा कचरा था और उसकी जो गंध थी, जो हवा थी, उसकी वजह से जो है दोबारा से इसकी ज़ुकाम है, जो कोल्ड जो थी वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और सच्चाई ये थी कि इसकी हर्बल टी के कारण जो है इसकी ठंड जो है जाती नहीं है, ठीक है। ये हर्बल टी है, आप देख सकते हैं। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी with sufficient oxygen. My watch told me I was at 4,760 meters। और इसका जो है इसकी वन ऑफ नोस्ट्रिल्स, एक नथुना बंद हो चुका था, नोस्ट्रिल बंद हो चुका था, एक नाक से सांस आ रहा था नैरेटर को, और ये जब सोने के लिए लेटा तो एक नाक से सांस आ रहा था, और नैरेटर को जो है उस बात के लिए कन्विंस नहीं था। ही वॉज नॉट श्योर वेदर द अदर nostril would be able to give him supply of sufficient oxygen। और इसकी वॉच पे उसने देखा, अपनी घड़ी में देखा, तो he was 4,760 meters above the sea level। It wasn't much higher than राहु, ये राहु से तो ज़्यादा ऊंचा नहीं था। And there I had been gasping for oxygen several times every night। और राहु जो था वहाँ पर तो ये क्या कर रहा था, जो नैरेटर जो थे ये एवरी नाइट जो थे कई बार इनको गास्प करना पड़ा, हाँफ रहे थे। ही स्टार्टेड पेंटिंग फॉर ऑक्सीजन ओवर देयर एंड आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस बाय नाउ बट दे स्टिल स्केयर्ड मी। एंड जो नैरेटर हैं उनको अब तक आदत हो चुकी थी इस प्रकार के जो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस थे। तो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस का मतलब जो नाइट वाले जो डिस्टर्बेंसेस थे, यानी कि रात को सोते समय दिक्कत होती थी इनको सांस लेने में, तो जो इनको बोलते हैं नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस। और लेकिन अभी भी इनको डर लगता था नैरेटर को इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस से। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। आफ्टर ए वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off I woke up abruptly। और narrator was tired and hungry and इसने अपने मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दिया because he was not able to breathe through his nostrils। और कुछ देर बाद में I switched to single nostril, दोबारा से फिर एक सांस उसे सांस आने लगता है एक नोस्ट्रिल से, सिंगल नोस्ट्रिल से कुछ देर उसे ऑक्सीजन आती है, लेकिन जैसे सोने वाला होता है, नींद आने वाली होती है, फिर वो एकदम से
अचानक जाग पड़ता है। समथिंग वॉज रॉन्ग, माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप, a movement that cleared my nasal passage almost instantly and I relieved the feeling in my chest. Curious I thought. और अचानक इसे अपनी एक अजीब तरीके का, एक स्ट्रेंज तरीके का हैवीनेस इनको जो है चेस्ट में फील होता है और ये बैठ जाते हैं नरेटर वहाँ पर एक मूवमेंट के साथ, एक झटके के साथ में, और उसने अपने नेसल को साफ़ किया, जो नॉस्ट्रल्स को साफ़ किया, और कुछ देर के लिए इनको रिलीफ मिलता है कुछ समय के लिए चेस्ट में। क्यूरियस आई थॉट, एंड वो कुछ देर के लिए सोचता है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, सेम रिजल्ट। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नॉड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। द नरेटर वांटेड टू स्लीप ओवर देयर बट अगेन द सेम प्रॉब्लम cropped up and he was not able to nap properly. Nap means होता है कि नींद नहीं ले पा रहा था. He was not able to snooze. It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasions. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. And after clearing his nasals, the narrator was able to breathe properly. Although he was not able to sleep, but at least he did not pant at that time. He was not going to pant again, but he was comfortably breathing, but he was not able to sleep. Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine, but as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. When the narrator was sitting in sitting posture, he was feeling comfortable and he was able to comfortably breathe, and there was no problem. I was feeling that his chest was fine at that time, but as soon as he tried to sleep, he tried to lay down, तो उसके जो नॉस्ट्रिल्स थे वो अगेन से दोबारा से चौक हो जाते और उसकी चेस्ट जो थी वो भी हैवी हो जाती और इस तरीके से वो सो नहीं पाता. आई ट्राइड propping myself upright against the wall, but now I could not manage to relax enough to drop off. I could not put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again, so I stayed awake all night. So in this way we come to know that the narrator was not able to sleep properly because there was whistling sound inside his chest, and he was not able to sleep. Whenever he tried to sleep, suddenly he would wake up. अचानक फिर वो जाग जाता था, अपनी नींद से बाहर आ जाता था. उसने क्या किया, अपने आप को जो है अगेंस्ट वॉल उसने अपने आप को लेटने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन फिर भी बार बार जो है वो नींद आ नहीं पा रही थी उनको, और इस वजह से क्या किया उन्होंने, एक उनकी फीलिंग आई कि अगर वो उस समय सो गए तो शायद कभी जाग ना पाएँ, इसलिए वो पूरी रात जो है जागे रहते हैं और सो नहीं पाते हैं. तो यहाँ पर गास्पिंग का मतलब होता है ब्रीथलेसनेस, propping on to hold up. Teston took me to Darchen Medical College the following morning. The medical college at Darchen was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. टेस्टन जो इसका ड्राइवर था नरेटर का, वो दार्चन के मेडिकल कॉलेज में अगले सुबह उसको लेके जाते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज था दार्चन का वो बिल्कुल नया था और किसी मोनेस्ट्री जैसा दिखता था, ठीक है. मोनेस्ट्री का मतलब किसी मठ जैसा दिखता था. अ प्लेस वेयर दीज टिबेटन मॉन्क्स लिव, बुद्धिस्ट पीपल लिव, इट लुक लाइक दैट प्लेस. बाहर से इसके ऊपर सॉलिड दरवाजे लगे हुए थे और बड़ा आंगन था अंदर, इस तरीके से दिखाई देता था. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. No white
no white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he showed me a few questions while feeling the veins in my wrist. So, when the narrator reached the medical college of दारचेन मेडिकल कॉलेज या मेडिकल वहाँ पर जब दारचेन के मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ देखे कि जो डॉक्टर था वो एक तरीके से डॉक्टर जैसा नहीं दिख रहा था. मीन टू से ही वॉज नॉट वेयरिंग द uniform that is supposed to be worn by a doctor. He was looking like other Tibetan people because he was just wearing a pullover and a woolly hat. तो इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था नैरेटर की इस तरीके के नहीं होना चाहिए. और उनको नैरेटर ने अपने बारे में बताया कि किस तरीके के सिम्टम्स थे कि ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, और जैसे सोने वाले होते थे तो अचानक जो विचार आए वो सब कुछ बता दिया. तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं डॉक्टर उनसे. इसके बाद में जो उनकी जो नब्ज़ जो है वो उसको फील करते हैं. इट इज़ ए कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू टेस्टन, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. तो डॉक्टर ने बताया कि भाई एक ठंड लग गई इनको और ये सब जो है एल्टीट्यूड का इफेक्ट है और ठंड का असर है, मैं तुम्हें वो उनको कुछ दवाई दे देगा. I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. So the narrator asked the doctor through Teston to the driver whether he would be able to complete his Kora. Then he got the answer that definitely he would be able to complete his Kora without any problem. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like cinnamon. और जो नैरेटर हैं वो अपने मेडिकल कॉलेज से जब बाहर आती हैं तो उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का एनवेल्प होता है. इनवेल्प के ऊपर जो है कुछ अंदर जो है 15 छोटी छोटी पुड़ियाँ होती हैं और उन्होंने 5-day कोर्स दिया गया था इनको दवाई का, मेडिसिन का, और इनको ब्रेकफास्ट के बाद में गर्म पानी से उन्होंने दवाई को लिया जो कि ब्राउन पाउडर जैसा था, ब्राउन कलर का. हॉट वाटर के साथ इनको लेना था और इनको ये दालचीनी जैसा इनको टेस्ट मिला. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small speckled brown pellets. They looked suspiciously like sheep dung. But of course I took them. That night after my first full day's course, I slept very soundly like a log, not a dead man. And after taking the medicine, the narrator was able to sleep like a log. Sleep like a log एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद में सोता है, घोड़े बेच करके सोता है, लेकिन एक डेड मैन की तरह नहीं सोता है, लेकिन ही स्लेप्ट लाइक ए केयर फ्री पर्सन, अच्छी नींद आती है उनको. तो यहाँ पर शीप डंक का मतलब होता है किसी भेड़ की जो मिंगण है उनके जैसी जो है लगती है ये टैबलेट, लेकिन फिर भी उसने उसे दवाई को ले लिया, दवाई को लेना ही था. Once he saw that I was going to leave Teston left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. Once he saw that I was going to leave Teston left me. इसके बाद क्या होता है, जो नरेटर है उसकी हालत ठीक हो जाती है और टेस्टन जो उसका ड्राइवर था उसने देखा कि नाउ द नरेटर वाज फाइन एंड ही कुड सर्वाइव, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू ल्हासा. ल्हासा वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी. तो ल्हासा जो है वहाँ पर इनको वापस जाना था, इसको टेस्टन को. और एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे.
और बुद्धिस्ट के रूप में उस टेस्टर ने उसको बताया, ड्राइवर ने, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि वो मर जाएगा तो, लेकिन उससे ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बुरी बात होगी। दार्चेन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शियली derelict and punctured by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. तो देखिए दार्चेन जो है इतना कहता है कि डिड नॉट लुक सो हॉरिबल। अब दार्चेन को, नरेटर को, इतना डरावना नहीं लगता क्योंकि इनकी अच्छी नींद आई, रात को अच्छे सोए तो अच्छा लगता है। अब इसका जो ओपिनियन था, जो परसेप्शन लेवल था, वो बदल चुका था दार्चेन के बारे में। और कहता है अभी भी ये डस्टेड था और काफ़ी रूइंड स्टेट में था और वहाँ पर इधर उधर तो कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, लेकिन जो सनलाइट थी द सन वो शाइनिंग ब्रिलियंटली इन ए क्लियर ब्लू स्काई, आसमान बिल्कुल साफ था, सूर्य चमक रहा था। और जो मैदान थे, मैदान में हिमालय जो पर्वत की तरफ जो स्नो कैप्ड माउंटेन थे वो भी चमक रहे थे। गुरला मंदाता विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंड ओवर इट्स मिड, जिसकी चोटी के ऊपर ये जो कुछ बादल जो थे वहाँ पर इकट्ठे थे, वहाँ पर उनको इसने देखा। तो जो नरेटर हैं उन्होंने गुरला मंदाता जो एक हिमालय पर्वत के पास में, वहाँ पर मानसरोवर के पास में जो है एक ये माउंट हिमालय पर्वत के एक हिस्सा है, पार्ट है, तो गुरला मंदाता वहाँ पर उसने देखा और वहाँ पर उसकी चोटी के ऊपर कुछ बादल थे, क्लाउड्स थे, उनको देखा। ठीक है, आगे देखिए। द टाउन हैड ए कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely नेट ने देखा कि द टाउन हैड ए कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, वहाँ पर कुछ बेसिक जनरल स्टोर की दुकानें वहाँ पर देखता है। तो बेसिक का मतलब होता है छोटी मोटी, जैसे आमतौर पे मिल जाते हैं। तो रुडिमेंट्री जनरल स्टोर की दुकानें थी जो कि चाइनीज़ सिगरेट बेच रहे थे, वहाँ पर साबुन बेच रहे थे, कुछ बेसिक प्रोविजंस की दुकानें वहाँ सामान जो थे बेच रहे थे। और वहाँ पर कुछ यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, वहाँ पर कुछ प्रेयर फ्लैग्स भी वहाँ पर बेच रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन, और एक ऐसी दुकान के सामने मैन जो थे दोपहर के समय इकट्ठे हो रहे थे फॉर ए गेम ऑफ पूल, एक पूल के गेम के लिए। द बेटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, और उस खुले आसमान में, खुली हवा में जो टेबल थी जो काफ़ी डैमेज्ड मिजरेबल कंडीशन में थी, वो वहाँ पर बिल्कुल इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी, यानी कि वेरी डिफरेंट लग रही थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी। वाइल नियर बाई वेमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रुक, जबकि पास की जो महिलाएं थी वो अपने लंबे बालों को, जो पास में नैरो ब्रुक था, झरना था, छोटा सा तंग झरना था, वहाँ पर उस आइसी वाटर के अंदर अपने बालों को धो रही थी। दैट babbled down past my guest house, and that babbled down past my guest house। तो यहाँ पर देखिए, और जो वाटर था उसका, झरने का, ब्रूक का वाटर जो था, वो जहाँ जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उसके पास नीचे से बह करके जा रहा था। बैबल का मतलब होता है मेकिंग, मर्मरिंग साउंड। दार्चेन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड, बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। दार्चेन काफ़ी शांत था और वहाँ पर पिन ऑफ साइलेंस थी, लेकिन ये नैरेटर के लिए बहुत ही एक अलग सा उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है नैरेटर के ऊपर,
एक ड्रॉबैक था उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं थे, यानी कि कोई तीर्थ यात्री नहीं थे. आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स. मैनी ब्रॉड देयर own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. Or narrator was informed regarding the pilgrimage और pilgrims. तो लोगों नेटर को बताया गया कि इतनी ऊंचाई के ऊपर जो है ना अभी पिलग्रिम का जो सीजन नहीं है फिलहाल. दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज, यानी कि कहने का मतलब जो तीर्थ यात्री जो है इस तीर्थ स्थल की जो ऊंचाई है एट द हाइट ऑफ द, और जब यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जो उनकी भीड़ लगती है, तो पूरा टाउन विजिटर से भर जाता है. कहने मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. देयर इज़ हसल एंड बसल जस्ट बिकॉज ऑफ द पिलग्रिम्स एंड दे ब्रिंग देयर ओन अकोमोडेशन, अपने खुद के साधन लेके आते हैं. एंड दे पिच देयर टेंट्स हियर एंड देयर एंड देयर टेंट्स कैन बी सीन ऑन द प्लेन डाउन दीज हिल्स. आई हैड टाइम माई अराइवल. तो यहाँ पर नरेटर फील करता है कि शायद वो कुछ जल्दी आ गया, सीज़न के बहुत जल्दी में वहाँ पर आ गया था, इस वजह से वहाँ पर उसे भीड़ नहीं मिलती है. वन आफ्टरनून आई सैट pondering my options over a glass of tea in the Archen's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. और एक आफ्टरनून में ये अपने ऑप्शंस के ऊपर पॉन्डरिंग कर रहे थे कि अब क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके ऊपर विचार कर रहे थे. चाय पीते पीते दार्चेन के एकमात्र कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे. आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन, कुछ देर विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुँचे, कंक्लूजन उन्होंने कंक्लूड किया कि उनके पास ऑप्शन बहुत कम थे. क्लियरली ही हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद हिज सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग के जो अपना सेल्फ अपने आप को हेल्प करने का जो प्रोग्राम था, जिस सोच के साथ वो वहाँ पर नरेटर आए थे, उसमें उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली. In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. और इनके नरेटर को अपने डिफेंस में कहता है कि मेरे लिए I hadn't been easy. कहने का मतलब ही वॉज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. रात को सो भी अच्छे से नहीं पाते थे. लेकिन जब इसके ऊपर देखा, इन सब बातों के ऊपर विचार किया, तो ही कुड नॉट ओनली वेट. लेकिन वो वेट ही कुड ओनली वेट. तो क्या कर सकते थे नरेटर? सिर्फ उस समय वेट ही कर सकते थे. द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन. जो पिलग्रिमेज जो ट्रेल था, जो तीर्थ यात्रा की जो रास्ता था, जो पगडंडी थी, वो बिल्कुल वेल ट्रोडन था. उस पर लोग काफ़ी चले हुए थे. बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन. बट द नरेटर डिड नॉट वांट टू गो अलोन. द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो. और कोरा जो था वो सीजनल था, सीज़न पे ही होता था, क्योंकि बाद में वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ वगैरह से रास्ते बंद हो सकते थे किसी भी समय. And I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darjen's brook. Or the narrator did not make up his mind to face the ice blocks or blockages of snow alone. He wanted someone to accompany him on that path. और कहता है कि जो वहाँ पर दार्चेन के झरने के किनारे के ऊपर जो बर्फ़ अभी भी लगी हुई थी, जो डर्टी आइस जो थी, गंदी आइस थी,
उसके जो टुकड़े थे उससे ज़्यादा इनकरेज नहीं हुआ, ज़्यादा खुशी से नहीं हुई नरेटर को। दार्चेन्स ब्रोक Since Teston had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. दार्चेन का जो ब्रूक जो था, और ये देखिए यहाँ पर टेस्टन जब चला गया था इसका ड्राइवर इसे छोड़ करके, तो उसके बाद में कहता है कि दार्चेन में कोई इसे दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ में ये पर्याप्त इंग्लिश बोल सकें, जो कि इनको इंग्लिश में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई कर सकें। Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. The walls and ceilings were wreathed in sheets of multicolored plastic of the, और इनको वहाँ पर नरेटर को नोरबू मिलते हैं। नोरबू वॉज द नेटिव ऑफ तिब्बत, और तिब्बत का रहने वाला था, ये तिब्बती था नोरबू। और कैफ़े बहुत छोटा था, डार्क था, एंड कैवरमैस का मतलब काफ़ी विशाल था, स्पेशियस था। और वहाँ पर एक लॉन्ग मेटल स्टोव था जिसके वो बीच में चल रहा था। दीवारें और सीलिंग जो थी उसमें अलग अलग कलर की प्लास्टिक लगी हुई थी। और The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. I had also brought a novel with me to help pass the time. और कैफ़े में एक सिंगल विंडो थी जिसके पास में इन्होंने बैठ जाते हैं नरेटर, ताकि वो अपने नोटबुक के पेजेस देख सकें, और अपने साथ में एक नॉवल भी लेके आए थे ताकि अपना टाइम पास कर सकें। Norbu saw my book when I came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. You English? He inquired after he had ordered tea. I told him I was, and we struck up a conversation. I didn't think he was from those parts because he was wearing a windcheater and metal-rimmed spectacles of a Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. So then जो नरेटर हैं वहाँ पर नोरबू से मिलते हैं, और नोरबू इनके सामने वहाँ पर उस पर्टिकुलर कैफ़े के अंदर इनके सामने जो रिकेटी टेबल थी, जो रिकेटी का मतलब दैट वाज आल्सो मिजरेबल, दैट वाज इन ए वेरी स्टैगरिंग पोजीशन। तो रिकेटी का मतलब अनस्टेबल कह सकते हैं अपन, अनस्टेबल जो टेबल थी उस पर बैठ जाते सामने, और पूछा कि आप इंग्लिश हो, आप अंग्रेज़ हो, और उसने चाय का ऑर्डर किया तो उसने बताया, नरेटर ने बताया कि हाँ आई एम इन इंग्लिश। और उसके बाद में क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और नरेटर ने गैस किया कि वो वहाँ का नहीं था क्योंकि उसने विंचेटर पहने हुए थे, उसके अलावा जो है उसने वेस्टर्न स्टाइल के स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, एंड वो टिबेटन था उसने बताया, और बीजिंग में काम करता था, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम करता था वहाँ पर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर के हैं। और शायद वो नरेटर ने गैस किया कि शायद अपने किसी फील्ड वर्क से वहाँ पर आए थे। Yes and no, he said. I have come to do the Kora. My heart jumped. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. तो नरेटर को पता चल जाता है कि ये कोरा करने के लिए आया है, ये भी नोरबू भी वहाँ पर कोरा के लिए आया है। तो बड़ी खुश होते हैं वो, नरेटर को बड़ी खुशी होती है कि अब तो, क्योंकि नोरबू जो है वो एकेडमिक पेपर्स लिख रहे थे कैलाश कोरा के बारे में, और इसके जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसके अलग अलग जो इम्पोर्टेंस को लेकर के लिख रहे थे कुछ, तो उन्होंने बताया था इनको, नरेटर को, लेकिन उन्होंने खुद अभी कोरा नहीं किया था, कभी आए नहीं थे, इस वजह से वहाँ पर आए थे। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. और इसके बाद में दोनों जो है एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के बाद में।
नरेटर ने उसे बताया कि वो दारचेन से किस लिए वहाँ पर आया था और दारचेन किस लिए आए थे वहाँ पर। उसकी आंखें चमक जाती हैं, कहता है कि हम तो दोनों टीम बन सकते हैं, यानी कि अब दोनों एकेडमिक्स जो हैं मिल जाते हैं और इसके बाद में जो है अपनी यात्रा आगे की स्टार्ट करते हैं। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. और अभी इनिशियल रिलीफ क्या थी नॉर्बू से मिलने के बाद में कि दोनों की हालत एक जैसी ही थी, because both were not prepared for this Quora and they were having the same problems. Okay. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was, of course, Tibetan. The narrator noticed that Norbu was very fat and he was really different from other Buddhists, but after all he was very enthusiastic and he was encouraged fellow, and that's why he was a Tibetan. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. He suggested me hire some yaks to carry a luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It wasn't his style, and anyway his tummy was too big. Okay. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, और ओरिजिनली ये जो नरेटर हैं ये एनविसेज का प्रिडिक्ट उन्होंने इस बात को प्रिडिक्ट किया था, यानी कि सोचा था कि वो जो डिवोट बिलीवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो पक्के जो बिलीवर्स हैं, उनके साथ भक्तों के साथ में जो डिवोटीज़ हैं उनकी कंपनी में ट्रैक करना पड़ेगा. ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन. और इस हिसाब से उसने सोचा कि शायद नॉर्बू आइडियल एक आदर्श कंपेनियन होगा. ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अ लगेज. तो उसने सजेस्ट किया कि हमें कुछ याक्स क्या होते हैं, तिब्बती भैंस होती हैं, बफलो होती हैं. तो उसने सजेस्ट किया कि आप कुछ बफलो जो हैं आप हायर कर लो लगेज को कैरी करने के लिए. विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, जो कि नरेटर को अच्छा लगा वो जो सजेशन. और उसने कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इधर उधर घूमे माउंटेन के ऊपर सामान को लेकर के. नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, कोलैप्सिंग अराउंड द टेबल इन हिस्ट्रिकल लाफ्टर. और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो बिल्कुल भी इधर उधर घूमना सामान के लिए. और इट वॉज इन इज स्टाइल एंड एनी वेज टमी वॉज टू बिग. तो यहाँ पर नरेटर को भी लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा मोटा था, उसका टमी बहुत ज़्यादा मोटा था, बड़ा था. और इन दैट वे ही वॉज नॉट, नॉर्बू वॉज नॉट एबल टू walk here and there with his luggage. That's why he suggested that the narrator should hire some yaks to carry his luggage. Okay, so here we complete the travelogue, the Silk Road, and in this way we come to know that the narrator was able to complete his Quora in the company of Norbu, who was a Tibetan. And in this way the lesson is complete, the story is complete, and I hope you must have got it line to line explanation. And if you have any problem you can call me up or you can raise your queries, and please tell me, let me know what is your feedback regarding my videos in the comment box. Okay, thank you, have a nice day.